हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग अपना जो चैप्टर पढ़ रहे थे यूनियन एग्जीक्यूटिव, जो कि चैप्टर नंबर 10 है, उसको हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। तो चैप्टर 10 हम लोग पढ़ रहे थे। चैप्टर का नाम था यूनियन एग्जीक्यूटिव या हिंदी में संघीय कार्यपालिका। इस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे थे और इसमें हम बेसिकली राष्ट्रपति के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने उपराष्ट्रपति के बारे में भी देखा, फिर उनकी पूरी जानकारी हमने ली, क्या क्या जो हमारे सिलेबस में है। अब हम लोग प्रधानमंत्री के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो अगला जो हमारा इसमें टॉपिक है, जो अगर आप अपने उसमें देखेंगे, अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसमें आपका है प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद के नाम से 10.6 में, ठीक। तो इन चीज़ों को हम लोग अब आज की क्लास में समझेंगे। बेसिकली मैं आपको इसको पहले प्राइम मिनिस्टर के नज़रिए से समझाऊंगा कि प्राइम मिनिस्टर जो टॉपिक है हम पहले उसको कंप्लीट करेंगे इसमें, फिर उसके बाद जो मंत्री परिषद है और जो मंत्रिमंडल है, क्योंकि जस्ट इसी के बाद आपका वो टॉपिक दोबारा से दे रखा है, तो वहाँ पर हम लोग मंत्री परिषद की बातों को गहराई से समझेंगे। यहाँ पर बेसिकली जो है पूरा प्रधानमंत्री के ऊपर ये टाइटल है पूरा का पूरा 10.6, ठीक है। तो आइए अब हम अपना प्रधानमंत्री के बारे में समझते हैं कि कौन प्रधानमंत्री बनता है, कौन बन सकता है, कैसे किसी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है, या पूरी उसकी क्या क्या प्रक्रिया होती है यदि किसी को प्रधानमंत्री बनना है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो अगर हमारे सामने दो बातें आ रही हैं कि भाई प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है और प्रधानमंत्री की शक्तियाँ क्या है। नियुक्ति का मतलब उसको अपॉइंट कौन कर रहा है, कैसे कोई भी क्या प्रधानमंत्री बन सकता है। एक जहन में एक सवाल आना चाहिए कि जो हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर है वो कैसे बनता है प्राइम मिनिस्टर। क्योंकि अगर हम सभी इस बात थोड़ा सा गौर करें तो हमने कभी ऐसा नहीं सुना है कि भाई प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन हो रहे हैं। जैसे हम सुनते हैं ना कि ग्राम प्रधान के चुनाव हो रहे हैं, विधायक के चुनाव हो रहे हैं, सांसद के लिए चुनाव हो रहे हैं। तो कभी आपने ऐसा सुना है कि प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव हो रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं भाई, तो जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके नाम लिखे हुए हमारे आगे और हम उनको आगे वोट देने जा रहे हैं। ऐसा तो हमने आज तक कभी भी नहीं सुना है, लेकिन फिर भी प्राइम मिनिस्टर बनता है। तो वो कैसे बनता है, ठीक है। तो वो सब बातों को हम आज इस क्लास में समझेंगे। आप लोगों ने अगर इससे पहले की क्लास से समझी हैं तो शायद थोड़ा बहुत आपके लिए आसानी हो जाएगा अब इन बातों को समझने के लिए जो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। तो देखिए, प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन उनका चयन नहीं करता है। अब यहाँ पर दो बातें आ गई हमारे सामने कि भाई प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है लेकिन उसका चयन नहीं। इस बात का क्या मतलब हुआ? देखिए, नियुक्ति करना और चयन करना दो अलग अलग चीजें हुई। लोकसभा, आप ध्यान से सुनिएगा इस बात को, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर कोई बात रटाने के मोटिव से नहीं करूँगा, समझाने के उससे, ठीक है। आपको समझना है। देखिए, दो हाउस होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। अब समझो पूरा भारत है, ठीक है, पूरा भारत है। अब पूरे भारत में लोकसभा चुनाव होते हैं, आप सबने सुना होगा। आप जहां भी रहते होंगे, आप पूरे भारत के किसी भी कोने में होंगे, आप सुनते होंगे भाई लोकसभा चुनाव हो रहे, लोकसभा चुनाव हो रहे, लोकसभा चुनाव हो रहे, हर तरफ, ठीक है, लोकसभा चुनाव हो रहे, ये सुनते रहते होंगे आप लोग, ठीक है। तो इन्हें क्या बोला जाता है भाई कि लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। ये सुना होगा आपने लोकसभा चुनाव। इसमें वोट डालने भी जाते हैं आप लोग। अगर आप लोग वोटर्स हैं तो आप लोग वोट डालने जाते हैं, या जो भी घर से जाते होंगे जो
वोटर हैं, ठीक है, जो एलिजिबल हैं वोट डालने के लिए। तो लोकसभा में वोट डालने जाते हैं हम सब। अब देखिए भारत में मैंने आपको बताया हर तरफ हर जगह पर से किसी न किसी एरिया से, किसी न किसी स्टेट से, किसी न किसी सिटी से, जहाँ से भी जो भी एरिया है वहाँ से वो लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं। तो मैं एक एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ आपको, ठीक है, एग्जाम्पल, ताकि आपको आसानी हो समझने के लिए। ये फिगर खाली इमेजिनरी फिगर है, मतलब काल्पनिक फिगर है, ये रियलिटी में नहीं है, ठीक है। रियलिटी में लोकसभा सीट्स अलग है, ठीक है, राज्यसभा अलग है। मैं खाली आपको समझाने की मोटिव से ये फिगर ले रहा हूँ ताकि आप लोग इजीली समझ जाए। तो ऐसा करके मानते हैं कि पूरे भारत में टोटल लोकसभा सीट्स जो हैं, जो जो पोस्ट हैं, लोकसभा के पद हैं, उन सब के लिए 500 सीटें हैं। अगर हम पूरे भारत की जोड़ लें, जम्मू कश्मीर की जोड़ लें, हिमाचल प्रदेश की जोड़ लें, पंजाब जोड़ लें, राजस्थान जोड़ लें, गुजरात जोड़ लें, आंध्र प्रदेश जोड़ लें, कर्नाटक जोड़ लें, केरल, तमिलनाडु, जितने भी हैं, चाहे आप इधर वेस्ट बंगाल देख लीजिए, चाहे मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, जो भी है, मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ से पूरे भारत में 500 लोकसभा सीटें हैं। अब ध्यान से समझना है, पूरा चैप्टर जो है आप आगे का बचा हुआ वो आप लोग इजीली समझ जाओगे। तो टोटल 500 सीट्स हैं भाई, चलो ठीक है। अब हर सीट के लिए, ईच सीट मतलब प्रत्येक सीट के लिए, मतलब हर एक सीट के लिए एक एक सीट करके जो 500 सीट बनी है। अब हर एक सीट के लिए मान लेते हैं ये एक सीट यूपी के किसी एरिया की है, ठीक है। टोटल यूपी के अंदर मतलब पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा की सीटें कई होंगी। एक राज्य के लिए एक लोकसभा सीट नहीं होती है, कई और सीट होती हैं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर हमने माना कि उत्तर प्रदेश के अंदर किसी गांव की, कि कोई भी मान लेते हैं हम, जैसे हम मान लेते हैं कि भाई एक तरह से इलाहाबाद के लिए मान लेते हैं हम। चलो छोड़ो, ये आपके लिए बहुत कन्फ्यूज़न हो जाएगा, इतना समझना डिटेल में, आप नॉर्मल समझो। तो टोटल भारत की 500 सीटें हैं। हर एक सीट के लिए जैसे एक सीट ये हुई, ये एक सीट कहीं और से होगी, फिर ये एक सीट कहीं और से होगी, फिर ये एक सीट कहीं और से होगी, फिर एक सीट कहीं और से होगी, एक सीट कहीं और से, एक सीट, ऐसे करते 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 ये टोटल सीट्स होंगी 500 ऑल ओवर इंडिया के लिए, ठीक है। ये तो इजी लग रहा होगा आपको समझने में ना, ऑल ओवर इंडिया से। अब हर सीट के लिए सीट एक है, लेकिन इसके लिए जो प्रत्याशी आएंगे, मतलब जो उम्मीदवार आएंगे, मतलब जो लोग कहेंगे कि भाई हमें यहाँ का लोकसभा सीट जीतना है, तो वो खड़े होते हैं इलेक्शन में। आपने देखा होगा, देखो कुछ लोग होते हैं जो पार्टी की तरफ से खड़े होते हैं, जैसे बीजेपी की तरफ से कोई खड़ा हो गया, ठीक है, मिस्टर ए नाम से। वहीं इसी एक सीट की बात कर रहा हूँ मैं भी, समझ रहा हूँ। दूसरा आपका INC मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के टिकट पे खड़ा हो गया मिस्टर बी, उसी वाले एरिया से, ठीक है। बात समझने की कोशिश करना आप इजीली। एक व्यक्ति समाजवादी पार्टी के टिकट पे खड़ा हो गया, उसका नाम है सी। एक व्यक्ति आपका BSP बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ से खड़ा हो गया, उसका नाम है मिस्टर जी, ठीक है। अब ये तो हुए, मतलब मिस्टर ए को बीजेपी वालों ने टिकट दे दिया कि भाई आप बीजेपी पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़िए। मिस्टर बी को सपोर्ट कर रही है इंडियन नेशनल कांग्रेस, उनकी तरफ से लड़ रहे हैं, वो टिकट उन्होंने दे रखा है, ठीक। समाजवादी पार्टी सपोर्ट कर रही है सी को, बहुजन समाजवादी पार्टी जी को सपोर्ट कर रही है। अब एक सवाल और आपके दिमाग में आएगा कि भाई बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्हें कोई पार्टी सपोर्ट ही नहीं कर रही है। फॉर एग्जांपल आप ही इलेक्शन के लिए उठ रहे हैं, ठीक है, और आपको ना बीजेपी वोट वो दे रही है टिकट, ना कांग्रेस दे रही है, तो क्या आप लोकसभा चुनाव के लिए खड़े नहीं हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। तो आपके लिए क्या शब्द इस्तेमाल होगा? आप निर्दल हैं, निर्दलीय पार्टी, है ना। आपने सुना होगा बहुत से निर्दलीय उठते हैं इलेक्शन में, जिन्हें कोई दल वगैरह से वो लोग कनेक्टेड नहीं होते हैं, ठीक है। तो निर्दलीय है मिस्टर आर नाम से कोई। एक और निर्दलीय है, वो है मिस्टर एस।
और कोई निर्दलीय है, उसका नाम है मिस्टर वाई। तो आप ये पूरी कहानी अगर अच्छे से समझ रहे होंगे, मैं आपको धीरे धीरे इसीलिए समझा रहा हूँ ताकि आप समझ सको। मैंने आपको क्या कहा शुरू में, देखो ध्यान से समझो। मैंने आपको कहा टोटल भारत की 500 के तकरीबन लोकसभा की सीटें हैं। इमेजिनरी फिगर है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ खाली। अब ये 500 सीट भारत के प्रत्येक क्षेत्र से उठी हुई हैं, ठीक है। कहीं एक कोना, किसी अगले दूसरा एक कोना, ये एक एक सीट कर करके मैंने आपको समझाया पूरे भारत में बटी हुई है, और ये कुल मिलाकर के 500 सीट हैं। अब हम गए किसी एक पर्टिकुलर सीट के लिए, और उस पर्टिकुलर सीट के लिए जो एक है उसके लिए कई उम्मीदवार उठेंगे कि भाई हमें ये लोकसभा की सीट जीतनी है, हमें ये जीतनी है, हमें जीतनी है। तो मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल दिया कि एक तो बीजेपी की तरफ से उठा हुआ बंदा है, एक उठा हुआ कांग्रेस की तरफ से, एक समाजवादी की तरफ से, एक बहुजन समाजवादी की तरफ से, और बाकी कुछ लोग हैं जो निर्दलीय हैं, जो किसी पार्टी की तरफ से नहीं है, अपने आप ही उठ रखे हैं। तो देखिए यहाँ पर आपने क्या समझा, यहाँ पर मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, मिस्टर सी है, जी है, ऐसे ही, ठीक है। इसी तरह से ठीक यही कंडीशन आप भारत के हर सीट के लिए, मतलब जो टोटल 500 सीटें हैं, इन टोटल 500 सीटों में यही कंडीशन होगी हर एक सीट के लिए। समझ रहे हो? हर एक सीट के लिए, मतलब इस वाली सीट के लिए भी कई उम्मीदवार होंगे, इस वाली सीट के लिए भी, इस वाली सीट के लिए भी, इस वाली सीट के लिए भी, पूरी 500 सीट के लिए कई लोग उठे हुए होंगे। आई बात समझ में? अब रिजल्ट आएगा, लोकसभा का चुनाव हो गया भाई, अब आएगा परिणाम। आप समझना ये पूरा इसका खेल क्या होता है। समझ गए तो ये पॉलिटिकल साइंस बहुत इजी हो जाएगा आगे समझने के लिए। अब ये सब लोग जीत गए, सॉरी, ये सब लोग के चुनाव हो गए हैं। अब सब लोग अलग अलग तरह से रिजल्ट आएगा, है ना। अब रिजल्ट क्या आया, अब हम देखते हैं कि परिणाम घोषित, जिसे हम नतीजे भी बोलते हैं, रिजल्ट भी बोलते हैं, कि भैया काउंटिंग कंप्लीट हो गई, अब आ रहा है रिजल्ट, कौन कितने कितने जीता। तो टोटल कितना था, 500 सीट के लिए चुनाव था, ठीक है। तो पूरे भारत में अगर हम देखेंगे, पूरे इंडिया में, तो पूरे इंडिया में अगर हम काउंट करेंगे तो बोलेंगे भाई बहुत सारे लोग जीते हैं, जीते होंगे कई लोग। लेकिन अब यहाँ पर होगा पार्टीशन, जैसे कि भाई बीजेपी के कितने टोटल कैंडिडेट जीते, मतलब बीजेपी के टोटल कैंडिडेट्स ने कितनी सीट हासिल करी। तो भाई मैं कह देता हूँ कि 260 सीट्स बीजेपी को मिल गई। वो जो एक एक करके मैंने आपको सीट्स दिखाई थी ना पूरे भारत के टुकड़ों में, तो कोई कहीं से, कोई कहीं से, कोई कहीं से जीता हुआ भारत में बीजेपी के उम्मीदवार, तो उनकी संख्या कुल हो गई 260, ठीक है भाई। अब इसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगर मैं बात करूं, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिले हैं भाई आपके 140 वोट, ठीक है। ये पूरे भारत से आ रही बात समझ में आपको। पूरे भारत से बीजेपी को मिले हैं आपके 260 वोट, और पूरे भारत से इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिले हैं आपके 140 वोट, ठीक। अब इसके बाद बात आई समाजवादी पार्टी की। भाई समाजवादी पार्टी को मिल गए, भाई बोल देते हैं इनको मिल गए 60 वोट। चलो भैया, समाजवादी पार्टी को मिल गए 60 वोट, ठीक है। उसके बाद बहुजन समाजवादी पार्टी को मिल गए भाई तुम्हारे 20 वोट पूरे भारत से, ठीक है। आप समझ रहे हैं पूरी बात। और इससे और आगे बढ़ें तो भाई बाकी हम कह देते हैं कि जो निर्दलीय थे, जो किसी पार्टी के थे ही नहीं, तो निर्दलीयों के हाथ लगी है टोटल मिला करके मैं कह देता हूँ 20 सीटें। तो अगर हम इसको पूरा काउंट करेंगे तो ये 500 ही आएगा, ठीक है। टोटल 500 सीट्स का रिजल्ट ये है। क्लियर बात, आगे बात समझ में आपको। दोबारा से देखो, मैंने आपको बताया पूरे भारत में लोकसभा के चुनाव होते हैं, भारत के हर एक कोने से,
एग्जाम्पल के लिए हमने फिगर माना कि पूरी लोकसभा की सीटें भारत से हैं 500 पद, ठीक है। अब इन 500 सीटों के लिए अलग अलग लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया। कुछ लोगों को बीजेपी ने टिकट दिया, कुछ लोगों को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने दिया, कुछ लोगों को समाजवादी पार्टी ने दिया, कुछ को बहुजन समाजवादी पार्टी ने, और कुछ निर्दलीय लोग इलेक्शन में उठे। इलेक्शन का रिजल्ट आया तो रिजल्ट कुछ इस तरीके से आया, किसी को 260 सीटें मिली, किसी को 140, किसी को 60। इस तरह से हमने पार्टी के आधार पर उसको डिवीज़न कर दिया। ठीक, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बीजेपी को कुछ, इंडियन नेशनल कांग्रेस को कुछ, समाजवादी पार्टी को कुछ, बीएसपी को कुछ और निर्दलीय को कुछ। अब क्या होगा? अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है किसकी? पीएम की, लेकिन चुनता नहीं है, सेलेक्ट नहीं करता है। नियुक्ति का मतलब ये उनको शपथ दिलाता है, ठीक है। अगर जो भी प्रधानमंत्री बनेगा उसको शपथ दिलाने का काम राष्ट्रपति महोदय करते हैं, लेकिन चुनते नहीं हैं। तो चुनता कौन है? अब देखो, लोकसभा में जितने मेंबर हैं, लोकसभा में जितने मेंबर हैं, ये सभी मेंबर, ध्यान से सुनना, ये सभी मेंबर में से कोई भी बंदा एक प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। लोकसभा का कोई भी एक मेंबर जो लोकसभा की सीट पे जीता हुआ है वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। लेकिन जो बंदा प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कहेगा उसके पास लोकसभा का बहुमत होना चाहिए, बहुमत समर्थन होना चाहिए, बहुमत समर्थन होना चाहिए, मतलब उसको सपोर्ट मिलना चाहिए वहाँ से। अब वो कैसे? मान लो मिस्टर ए आएगा, बोलेगा भाई मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है। हमारे एग्जाम्पल में आप मान के चलिए मिस्टर ए आया, ये था बीजेपी पार्टी का। अब इसको यहाँ पर वोट डाले जाएंगे, इसको वोट डाले जाएंगे लोकसभा के मेंबर की तरफ से। अब लोकसभा के हमने मेंबर कितने माने थे? टोटल 500 लोग थे भाई। अब ये 500 लोग इसको वोट डालेंगे, वोटिंग करेंगे इसके लिए, मिस्टर ए के लिए। अब ये लोग, आपको क्या लगता है मिस्टर ए को वोट कौन करेगा? वही करेगा जो बीजेपी पार्टी का होगा या जो इनको समझेगा, जो इनको मानेगा। तो अमूमन ये होता है कि जो पार्टी बहुमत से लोकसभा चुनाव जीतती है वही अपना एक मंत्री को प्रधानमंत्री का दर्जा देती है। आई बात समझ में? लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता ही प्रधानमंत्री होता है। इस बात को आप लिख लीजिए। लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता ही प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, आई बात समझ में आपको? आई बात समझ में आपको? ठीक है, तो लोकसभा में बहुमत दल का नेता ही प्रधानमंत्री होता है। और मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बताया था कि 500 सीटें हैं, तो मिस्टर ए आ रखा प्रधानमंत्री के लिए, तो ये 500 के 500 मान लेते हैं हम लोग। उस दिन हाउस में बैठे हैं लोकसभा में। अब जब ये आधे से ज़्यादा का मतलब आधा प्लस एक, मतलब 250 प्लस एक लोग, मतलब 251 लोग अगर इसको वोट डाल दें मिस्टर ए के लिए, तो ये मिस्टर ए क्या बनेगा? ये बन जाएगा पीएम। अब 250 प्लस एक लोग तो डेफिनेटली डालेंगे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी ज़्यादा बहुमत है इनके पास, जीते हुए हैं ये लोग। तो जेन्युइन सी बात है कि ये प्रधानमंत्री बन जाएगा मिस्टर ए। वही बात समझ में आप लोगों को? तो प्रधानमंत्री का चयन कुछ इस तरीके से होता है। अब आपने ये बात समझ ली कि प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है, जिससे आधे से अधिक लोगों का मत मिला होता है, वोट मिला होता है। लेकिन अगर मैं एक और आपको यहाँ पर एग्जांपल दूं कि मान लीजिए लोकसभा में उस दिन केवल
300 लोग आ रखे हैं, मतलब प्रेजेंट जो है 300 हैं, बाकी लोग एब्सेंट हैं, और इस दिन वोटिंग हो गई तो क्या होगा? तो भाई कुछ नहीं होगा, 300 का भी आधा प्लस 1 देखा जाएगा, तो आप इसे 151 मान सकते हैं कि भाई 151 लोगों ने अगर किसी को वोट डाल दिया तो वो पीएम बन जाएगा। ठीक, बात क्लियर, आगे बात समझ में? ठीक है, अब जो बहुमत प्राप्त दल का नेता है इसे वोट मिल गए। अब मिस्टर ए को कौन? प्रेसिडेंट महोदय बुलाएंगे और उनको ओथ दिलाएंगे, उनको शपथ दिलाएंगे। ठीक है, किसको? मिस्टर ए को। और ये ए क्या बन जाएंगे फिर? प्राइम मिनिस्टर। ओके, बात समझ में आई आपको? ये था पूरा इसका गणित, किस तरह से प्रधानमंत्री बनता है। तो प्रधानमंत्री बनने की जो जड़ है, जो उसकी नींव है, वो है लोकसभा की सीटें। लोकसभा चुनाव में कौन सी पार्टी जीतेगी वो ही डिसाइड कर देता है कि अगला देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। ठीक, तो ये बात आप अच्छे से समझ चुके होंगे। मैंने बहुत धीरे धीरे आपको ये समझाने की कोशिश की है। अब आप एक बात और आपके जहन में आनी चाहिए कि प्रधानमंत्री कौन बन सकता है, पीएम कौन बनेगा, है ना? पीएम कौन बनेगा? तो इसके लिए एक शर्त है, आप वो ध्यान से देखिएगा कि वो लोकसभा का सदस्य हो, लोकसभा का सदस्य हो, मेंबर ऑफ लोकसभा हो, मतलब लोकसभा का सीट उसने जीता हो, वो एक सांसद होना चाहिए। क्लियर है बात? इस बात को मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। आज सन 2021 चल रहा है और आज की तारीख में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। ठीक, ये भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो मैंने तो आपसे यहाँ पर कहा कि जो प्रधानमंत्री बनेगा वो लोकसभा का सदस्य भी होना चाहिए, मतलब वो सांसद होना चाहिए। अब सांसद के साथ का मतलब क्या हुआ? मतलब नरेंद्र मोदी कहीं से सांसद भी हैं? आइए इस बात को हम अभी के अभी गूगल करके आपको दिखाते हैं, इससे आपका डाउट थोड़ा सा क्लियर होगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपसे अभी कहा था कि मैं आपको लाइव इसको गूगल करके दिखाता हूँ, ये कहाँ पर है ये चीज़, है ना? मतलब ऑनलाइन हम लोग उसको चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने सर्च ब्राउज़र पे लिखा है नरेंद्र मोदी एमपी फ्रॉम, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में इसको आप सांसद कहते हैं। तो हाल में, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि जो प्रधानमंत्री वही बनेगा जो लोकसभा का सदस्य बना हुआ हो, है ना? पहले तो लोकसभा का वो सदस्य होना चाहिए और साथ में उसको जो लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीट मिली है जिस पार्टी को, वो पार्टी उसको सपोर्ट कर रही हो या लोकसभा के ज़्यादा मेंबर उसको सपोर्ट कर रहे हों। तो उसी बात के आधार पर हमने ये कहा था कि नरेंद्र मोदी क्या कहीं से सांसद है, क्योंकि ये तो हमने पढ़ा है ना अभी, तो इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। तो यहाँ पर लिखना है आपने भी अपने उसमें नरेंद्र मोदी एमपी फ्रॉम। तो यहाँ पर विकिपीडिया ने इनका पूरा ब्यौरा खोल रखा है, तो हम इसको पूरा स्क्रॉल डाउन करेंगे और सबसे नीचे आई थिंक बॉटम में ये होगा आपके लिए, इनकी पूरी हिस्ट्री लिखी होगी, ये कहाँ कहाँ से अभी तक इनका पॉलिटिकल करियर रहा है, कहाँ से क्या जीते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर आप ध्यान से इस चीज़ को समझने की कोशिश करना, मैं आपको इजीली समझाता हूँ। ठीक है, ये देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ये एक सेकंड है, ये इलेक्टोरल हिस्ट्री। ठीक है, मतलब उनका इलेक्शन का करियर है कि भाई कहाँ से क्या क्या जीते हुए हैं वो। ठीक है, अब इस चीज़ को देखो आप, इधर लिखा हुआ साल सन 2002 में वो कहाँ, मतलब 2002 से लेकर के सन 2012 तक उनका जो था वो थे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब एक विधायक थे, एमएलए थे वो। ठीक है, एमएलए विधायक थे।
ठीक, क्लियर। और हम पढ़ रहे हैं आज के बारे में, मतलब सन 2021 में वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो एमपी होना चाहिए था, तो यहाँ पर देखो अब 2014 से वो मेंबर ऑफ लोकसभा है। मैंने आपको भी बताया ना कि मेंबर ऑफ लोकसभा वही होता है जो लोकसभा चुनाव जीतता है। ठीक है, जैसे एमपी बोलते हैं अंग्रेजी में, एमपी बोलते हैं अंग्रेजी में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और हिंदी में बोल देते हैं सांसद। तो लोकसभा चुनाव ये जीत रखे हैं। तो 2014 में ये जीते थे आपका वडोदरा से। ठीक है, गुजरात वडोदरा से जीते थे। ठीक है, और 2019 में ये जीते हैं वाराणसी से, और 2014 में ही ये जीते थे वाराणसी से। तो मतलब ये है कि नरेंद्र मोदी जो हैं सन 2014 में ये प्राइम मिनिस्टर बन के आए थे, तो सन 2014 में ये वाराणसी के सांसद चुने गए थे और वडोदरा सीट से भी ये जीते थे। ऐसा हो सकता है कि एक व्यक्ति दो जगह से सांसद का चुनाव लड़ सके। ठीक है, तो आप ध्यान से समझिएगा। सन 2014 में इन्होंने वाराणसी और वडोदरा दोनों से टिकट लिया था, वहाँ से ये एमपी पद के लिए, लोकसभा सीट के लिए उठे थे और दोनों जगह से ये जीत गए थे। ठीक है, क्लियर बात। तो इन्होंने क्या करा था कि इन्होंने वाराणसी को चुना था। एक सीट इनको फिर छोड़नी पड़ती है। अगर आप दोनों सीट से जीत जाओगे तो एक सीट आपको छोड़नी पड़ती है। हालांकि इतना आपके लिए समझना जरूरी नहीं है, मैं आपको टू द पॉइंट बताता हूँ, ये ज़्यादा डीपली हो गया है। अभी हम बात कर रहे थे डायरेक्ट की आज की तारीख में, तो सन 2019 में ये वाराणसी की सीट से एमपी हैं। तो नरेंद्र मोदी आज की तारीख में आपके सांसद हैं। कहाँ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वाराणसी को। उत्तर प्रदेश वाराणसी की सीट से वो सांसद भी हैं। आई बात समझ में आपको? तो जैसा कि हमने अभी लाइव ऑनलाइन इसको चेक करा कि जो प्रधानमंत्री हैं हमारे नरेंद्र मोदी, वो भी किसी एक सीट से लोकसभा के सदस्य बने हुए हैं। ठीक है, कहाँ से हैं आज की तारीख में? अगर आप देखेंगे तो आज की तारीख में वो वाराणसी से हैं। ठीक है, वाराणसी से क्या हैं? वो एमपी हैं। वाराणसी से क्या हैं? सांसद हैं। ठीक है, तो पीएम कौन बनेगा वाली बात को हम लोग समझ रहे थे। उसी में हमने ये देखा कि प्रधानमंत्री वो बनेगा जो सबसे पहले तो लोकसभा का सदस्य हो, मतलब लोकसभा की सीट जीत करके आया हो। ठीक है, और ऐसा भी नहीं कह सकते हम कि केवल लोकसभा का ही सदस्य हो, वो राज्यसभा का सदस्य भी हो सकता है। वो राज्यसभा का सदस्य भी हो सकता है। तो राज्यसभा का सदस्य भी एक तरह से क्या आपका प्रधानमंत्री बन सकता है। इसके एग्जाम्पल हैं कुछ आपके सामने। एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जो हमारे इससे पहले के जो प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह नेगी। मनमोहन सिंह, नेगी नहीं, वो गलती से निकल गया। ठीक है, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो, ठीक है, 2004 में पीएम बने थे। तो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य जो होगा वो भी प्रधानमंत्री बन सकता है। अब एक और सवाल यहाँ पर आता है कि यदि कोई व्यक्ति न लोकसभा का सदस्य है न राज्यसभा का सदस्य है, तो क्या ऐसा कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है? तो इसका जवाब है यस, प्रधानमंत्री बन सकता है कोई लोकसभा का सदस्य ना भी हो, राज्यसभा का सदस्य ना भी हो। तो इसका एक एग्जाम्पल है हमारे सामने, जैसा हमारी टेक्स्ट बुक में भी दिया है कि 1996 में, ध्यान से देखिएगा, एच डी देवगौड़ा को पीएम बना दिया गया था, प्रधानमंत्री। और ये जो एच डी देवगौड़ा थे ये ना तो लोकसभा के सदस्य थे और ना ये राज्यसभा के सदस्य थे, लेकिन फिर भी इनको प्रधानमंत्री बना दिया गया। अब प्रधानमंत्री बना दिया गया तो इसके बाद क्या होता है कि इनको 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री बनाया जाता है। इनको क्या, जो भी लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य यदि नहीं है तो उसको प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा, लेकिन कुछ शर्तें होती हैं। कि सबसे पहली बात कि उसको केवल 6 महीने के लिए बनाया जाता है।
ठीक है, अस्थायी तौर से, टेम्पररी कह सकते हैं आप। उसको कुछ काम पूरे करने होते हैं, क्या? लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता हासिल करे, मतलब यहाँ का मेंबर बने, सदस्य बने, दैट इज एमपी बने, वो एक सांसद बने, ठीक है। अब वो चाहे री इलेक्शन करके बने, ठीक है, तो दोबारा से चुनाव करके, या कोई उसमें अपनी सीट को उनके लिए वैकेंट कर दे, फिर वो उस वाली सीट से उठे और उस वाली सीट को जीत जाएं, ठीक है। मतलब घूम फिर के बात वहीं आ रही है जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी कि लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। चलो ठीक है, अगर नहीं है भाई बन जाओ पीएम, लेकिन पीएम बनने के बाद भी आपको वो शर्त पूरी करनी पड़ेगी। अब या तो पहले से लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य बन के आ जाओ, ठीक है, नहीं है तो फिर भाई 6 महीने का टाइम है, फिर से बन जाओ, और इस 6 महीने के अंदर नहीं बने तो फिर टाटा बाय बाय, फिर थोड़ी बनोगे आप पीएम, ठीक है। तो लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य बनो 6 महीने के अंदर, और आप बहुमत भी साबित करोगे कि जितने भी मेंबर्स हैं लोकसभा में वो आपको बहुमत दें, मतलब यहाँ के लोग आपके नाम पर वोट लगाएं कि हाँ भैया ये पीएम बन जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और कितने लोगों का समर्थन चाहिए होता है इसके लिए? आधे से अधिक, आधे से अधिक। आधे से अधिक का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, अगर 10 नंबर है, मैं इस 10 नंबर का बोलूँ आधे से अधिक क्या होगा, तो आधा तो हो गया 5, और इससे अधिक क्या हो गया 1। तो भैया जो बंदा 6 लोगों का वोट लिया है अपने फेवर में वो बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर जितना हमारा लोकसभा में जितने लोग अवेलेबल हैं, प्रेजेंट हैं, वो लोग अगर आधे से ज़्यादा लोग इनके नाम पर विश्वास प्रस्ताव कर दें हस्ताक्षर, तो भाई ये बन जाएंगे प्रधानमंत्री, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो मैंने आपको पूरी बताई प्रधानमंत्री के बारे में, ठीक है। ये बेसिक है, आपको ये बहुत इम्पोर्टेंट है समझना। इसको अच्छे से समझ लोगे तो लिखने में भी आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी। मेन यहाँ पर आपसे सवाल एग्ज़ाम में ये भी आ सकता है कि प्रधानमंत्री का चयन कैसे होता है, प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए, ठीक है। तो आपको ये सब बातें याद रखनी है, ठीक है। तो मैं अब आपको यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें लिखवा देता हूँ, आप इन सब चीज़ों को नोट कर लीजिए क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। समझ आपने लिया ही होगा आई थिंक अच्छे से। तो अब हम देखते हैं प्रधानमंत्री की योग्यताएं, अब सवाल ऐसा आएगा तो आप क्या क्या लिखेंगे, नोट कर लीजिए इन सब चीज़ों को। संसद का सदस्य होना चाहिए। अब संसद का मतलब क्या है भाई, लोकसभा या राज्यसभा, ठीक, एक बात। दूसरी बात, यदि किसी सदन का सदस्य नहीं है तो 6 माह के भीतर किसी सदन का मतलब लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता या सदस्य बने, ठीक। तीसरी बात, लोकसभा में बहुमत दल का नेता होना अनिवार्य है। आई थिंक आपने जितना ये सब मैंने आपको अभी 3 पॉइंट लिखाए हैं ये सब आपको समझ में आए भी होंगे। इससे पहले हमने ये सब समझा और अब मैं लिखवा रहा हूँ आपको, ठीक। और क्या बातें हैं प्रधानमंत्री के बारे में, अब दूसरा हम हेडिंग डालेंगे इसमें, अगर आपके सामने आता है कि उनका कार्यकाल क्या है, मतलब टेन्यूर क्या है, कितनी ड्यूरेशन के लिए वो कोई प्राइम मिनिस्टर बना है, तो वो
कब तक रह सकता है? तो देखो, सामान्यतः अगर हम कहें तो नॉर्मली 5 साल के लिए एक सरकार आप देखते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर भी 5 साल के लिए होता है। एक बात समझ में आ गई अच्छे से। लेकिन ध्यान से समझिएगा, लोकसभा, इसी लोकसभा के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने इनके उसमें फेवर में वोट डाल के इनको पीएम बनाया था, याद आ रहा है आपको? तो भाई यही लोकसभा अगर चाहे तो 5 वर्ष पूर्व, मतलब 5 वर्ष से पहले भी किसी को पीएम पद से हटा सकती है, पहले भी पीएम हटा सकती है। ठीक है, अब वो कैसे? इसके लिए जो लोकसभा के सदस्य हैं ये लोग अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देंगे। अविश्वास प्रस्ताव पारित। अविश्वास प्रस्ताव क्या हुआ? देखो समझो इसको, जस्ट उसका अपोजिट है ये जो हमने अभी पढ़ा ना, इसको इंग्लिश में कह देते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दिया लोकसभा ने, कैसे? स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि जो लोकसभा का सदस्य है उसके फेवर में आधे से ज़्यादा लोकसभा के सदस्य जब वोट डाल देते हैं तो कोई भी एक जो लोकसभा का सदस्य है वो प्रधानमंत्री बन जाता है, मंत्रियों का प्रधान बन जाता है, उनमें टॉप बन जाता है। लेकिन अगर यही सदस्य अब उसके अगेंस्ट हो गए हैं, इन्हें पसंद नहीं है कि भाई ये व्यक्ति अब पीएम पद पर रहे, तो ये एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे। एक तरह से ऐसा एक पेपर आ जाएगा, एक ऐसा चुनाव होगा वहीं अंदर ही अंदर तौर पर, जैसे हम कहते हैं ना कि भाई कितने लोग चाहते हैं कि क्लास में आज मैथ्स के पीरियड की छुट्टी हो जाए, सब लोग अपने हाथ रेस करिए। ठीक है, और फिर ये पूछा जाएगा कितने लोग चाहते हैं कि पीरियड में, इस पीरियड में, मैथ्स के पीरियड में पढ़ाई हो, तो फिर बोलते हैं वो बच्चे हाथ खड़े करिए। ठीक इसी तरह से यहाँ पर एक लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है जिसमें यह कहा जाता है, एक तरह से आप समझिए कि कितने लोग हैं जो पीएम को उनके पद से हटाना चाहते हैं। तो ये सब लोग यहाँ पर क्या करेंगे? अब वोटिंग करेंगे। अब यहाँ पर उल्टी वोटिंग हो रही है, यहाँ पर पीएम को रिमूव करने के लिए वोटिंग हो रही है, पीएम रिमूवल के लिए। ठीक है, अब पीएम रिमूवल के लिए जब वो लोग अविश्वास प्रस्ताव पारित करते हैं तो भाई अगर वो प्रस्ताव पारित हो जाता है तो भाई फिर वो नया पीएम उसी समय वहाँ पर प्रधानमंत्री समाप्त, वो पद उनका ख़त्म। ठीक है, तो अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित हो जाता है मतलब पास हो जाना, अगर ये पास हो जाता है तो भाई पीएम उसी टाइम वहाँ पर से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपने समझ ली। ठीक है, और एक और बात इसी की, अगर हम एक तरह से पूरे सीरियल वाइज चलें तो समझो ये पीएम को हटा दिया गया। अब पीएम को हटा दिया गया तो इंडिया का क्या होगा? पीएम को इसी टाइम हटाया आपने, मान लेते हैं 1 जनवरी सन 2021 को अविश्वास प्रस्ताव करके आपने पीएम को हटा दिया। तो ऐसा तो है नहीं कि ठीक 1 जनवरी और 2 जनवरी को नया पीएम आ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, कुछ दिन लगेंगे इसमें, तो आप समझते हैं। तो फिर भारत का पीएम कौन रहेगा? तो ध्यान से समझिएगा, पीएम यही रहेंगे, भले इन्हें हटा दिया गया है, ये खाली एक कार्यवाहक के रूप में रहेंगे, क्योंकि ये पद वैकेंट नहीं छोड़ा जा सकता है कि किसी देश का प्रधानमंत्री ही नहीं है। ये खाली एक तरह से उस पद की एक तरह से नाम मात्र के लिए हैं, ये ना कोई नियम बना सकते हैं, ना कोई कानून बना सकते हैं, ना कोई आदेश दे सकते हैं, इनका कुछ नहीं है, खाली बस ये नाम के लिए गद्दी पे बैठे रहेंगे तब तक जब तक कि न्यू पीएम की नियुक्ति ना हो जाए, राष्ट्रपति महोदय उसको शपथ ना दिला दे। ठीक, तो ये सब बात है जो आपको समझनी चाहिए प्रधानमंत्री को लेकर के, कि प्रधानमंत्री कैसे बनता है, कौन बनता है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात है प्रधानमंत्री के पद को लेकर के। ठीक, तो ये बेसिकली आप समझ चुके हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा प्रधानमंत्री के कार्य और उनकी शक्तियाँ। हालांकि मैं वो इसी क्लास में ऐड कर सकता हूँ, बट ये बहुत आपके लिए कन्फ्यूज़न हो जाएगा, तो आप इजीली इस क्लास को समझिए और यकीन मानिए अगर आप इसको समझते हैं तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान होंगी। आगे भी जो आने वाले चैप्टर हैं आपको ये शब्द बहुत ईजी लगेंगे। ठीक है, आई होप आपको क्लास में समझने को बहुत कुछ मिला होगा। तो थैंक यू एवरीवन, मिलेंगे आपसे नई क्लास में।